हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब अच्छा होंगे। सब बढ़िया। चलो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ओके। और इससे पहले आज आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम लोग आज नए अध्याय नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और वो हमारा है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी पोलिनोमियल्स में पढ़ चुका है ना। पोलिनोमियल हम लोग देखा था कि हाउ टू फॉर्मेशन, हाउ टू फॉर्म द पोलिनोमियल्स, व्हाट इज द पोलिनोमियल्स, है ना। तो वहाँ पे हमने जो जनरली देखा था कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, विथ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दीज आर कॉल्ड, है ना। तो क्या होता है, एक पोलिनोमियल्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। फिर पोलिनोमियल्स का हमने डिग्री भी देखा है ना, व्हाट द डिग्री या व्हाट द पावर ऑफ द पोलिनोमियल्स। अब इसी पोलिनोमियल को हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है इक्वेशन का जर्नी। ओके। जो अभी आप लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर में, हम लोग है ना विल स्टडी अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले पहले की तरह आप लोग यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ओके। तो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना। ओके। कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है और दोस्तों की भी शेयर करना। ओके। तो लेट्स स्टार्ट। ओके। सो जैसे कि आपका टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये जो है आपका मैथ्स का, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग पता होगा, क्लास 10th का मैथ्स है, राइट। चैप्टर 3 है आपका। क्या है ये जो हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आपका चैप्टर 3 है। और चैप्टर 3 में जो इसका आपने देखा, ये चैप्टर 3 हो गया लीनियर इक्वेशन इनटू, सॉरी, पेयर ऑफ लीनियर। क्या ये यहाँ पे छूट गया, मैं लिख दे रहा हूँ पेयर के ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। पेयर मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ। पेयर का मतलब होता है दो चीज को एक पेयर बनता है, राइट। जोड़ा, जिसको हिंदी बोलते हैं, पता होगा, है ना। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उसको जोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। कैसा इक्वेशन, द लीनियर, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मीन्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होगा, विल बी 1। बट यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे अब 2 वेरिएबल्स है। जैसे पोलिनोमियल में हमने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर, है ना, बी एक्स, ये क्या है, दिस इज द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक्स सिंगल वेरिएबल है और ये एक्स भी सिंगल, मतलब एक ही दोनों वेरिएबल है। बट यहाँ पे ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल टू द पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो मतलब सेकेंड ऑर्डर का ये पोलिनोमियल है। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन से पहले क्या होगा, पावर, पावर क्या होगा, 1 होगा। वेरिएबल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे, 2। और ये दो वेरिएबल्स हम लोग जो लेंगे ये होगा हमारा एक्स एंड वाई। ओके। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। हम लोग चलते हैं लीनियर इक्वेशन। देखो, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई, ये क्या है हमारा, ये हमारा है पोलिनोमियल्स। बट if we equated to this polynomial with 0, then this is called equation. So for equation, that means any polynomials should be equated to something or like that 0. Okay. ये इक्वल का मतलब क्या होता है, देखो देयर, अब यहाँ पे जब जैसे हम इक्वल कर दिया तो यहाँ पे दो टर्म, मतलब जो है दो साइड होती है, ये साइड आ गया, एक ये साइड आ गया। इक्वल टू के इधर आपका एच एस है, लेफ्ट हैंड साइड है, और इधर आपका आर एच एस राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इक्वेशंस का मतलब होता है एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, देन दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। यदि दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि वो इक्वेशन नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड पोलिनोमियल, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। बट नाउ अब क्वेश्चन है कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर for what, linear, for linear, first of we have to check the power of the variables. So what is the power of x is 1 and power of y is 1, so this is linear. Okay. And one variable is x and second variable is y, so two variables, so we can say that this is the linear equation in two variable. It is clear? जहाँ पे एक्स एंड वाई जो है आर वेरिएबल्स है। क्या है बच्चे, वेरिएबल है सर,
एंड ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है लीनियर इक्वेशन को जो कैसे फॉर्म करते बनाने का तरीका। क्लियर है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन से पहले थोड़ा सा अब क्वेश्चन आया कि पेयर, ये क्या है हमारा, पेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेयर के बारे में बात करें तो क्या दिक्कत है, हम भी पेयर के बारे में बात कर लेंगे सर, है ना सर। ठीक है, जैसे आप लोग की इच्छा, पेड़ के बारे में बात करना है तो हम लोग पेड़ के बारे में ही बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो एक स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का हम लोग देखते हैं। तो हमारा क्या है, तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, नहीं सर आप पढ़ाएंगे दिक्कत कैसे होगा, चलो। तो पेयर मीन्स हम एक इक्वेशन लेते हैं ए, ठीक है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। c1 मीन्स कांस्टेंट यानी जीरो, जो भी आप लिखोगे d1 जो लिखना है आप लोग लिख सकते हो। इसे आप जीरो लिखे थे, c1 जीरो भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकता है, राइट। ये क्या होगा आपका a2x प्लस b2y इक्वल टू c। और यहाँ पे देखो ये इक्वेशन आपका 1 है और ये इक्वेशन यहाँ पे क्या है। तो हमको किसके बारे में स्टडी करना है, पेयर, यानी दो इक्वेशन को एक साथ लेके इसको स्टडी करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। जैसे पोलिनोमियल्स हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल्स, राइट। So now we have also to find the solution of linear equation to variables using two। हम देखो यहाँ पे एक और चीज थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखते हैं वेयर, फिर क्या है a1 b1 a2 b2 c1 c2 आर कांस्टेंट। क्या है ये, क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। क्लियर। एंड एक्स एंड वाई क्या है, आर वेरिएबल्स। सर जानते तो है वेरिएबल्स है, सही है ना, जानते हो तो अच्छी बात है ना भाई। तो अब है कि जितने ही वेरिएबल्स रहेंगे आपको उतने ही नंबर्स ऑफ इक्वेशन चाहिए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अभी यहाँ पे कहता है कि 3 इक्वेशन, पेयर है तो 2 का हो गया, 3 इक्वेशन लेंगे तो 3 वेरिएबल्स लेंगे। सपोज करो कोई हम 3 वेरिएबल्स है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 लिख दिए। यहाँ कितने वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। तो वी हैव टू टेक, एक तो ये इक्वेशन हो गया है ना, एक और लेना पड़ेगा, एक और लेना पड़ेगा, तो 3 इक्वेशन लेना पड़ेगा उसको सॉल्यूशन करने के लिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए। सॉल्यूशन मींस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, राइट। तो दिस इज अ 2 वेरिएबल्स, सो इन एनी केस, है ना, इन ऑल केस बोलते हैं इन 2 वेरिएबल्स वी हैव टू टेक 2 इक्वेशन, है ना, फॉर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो दिस इज द, इसको बोलते हैं हम लोग पेयर ऑफ, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इसी के बिहार पे हम लोग आगे चीज पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि थोड़ा सा, चलो इक्वेशन तो हमने लिख ही लिया है ना, तो क्यों ना उसका थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग, हर इक्वेशन जैसे पोलिनोमियल में मैंने बताया था, ये आप लोग को याद होगा, इन द केस ऑफ पोलिनोमियल्स, यदि पोलिनोमियल वाला जो वीडियो देखा होगा उसको, कि हम इस टाइप से कुछ ग्राफ बनाए थे, इस टाइप से कुछ ग्राफ देखे थे, इस टाइप से कुछ ग्राफ देखे थे। तो जब भी पोलिनोमियल्स, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज द मतलब इसका जो आगे का पार्ट्स है ना, पोलिनोमियल जो होता है इक्वेशन का ही पार्ट होता है। यानी हम बोलते पोलिनोमियल को जब हम इक्वेट करेंगे एनी चीज से तो बन जाता है इक्वेशन। इसका मतलब है जब पोलिनोमियल में ज्योमेट्रिकल पार्ट्स होते हैं, ग्राफ बनते हैं, तो ऑब्वियसली इक्वेशन का भी ग्राफ बनता होगा, बनता होगा कि नहीं बनता होगा, हाँ सर बनता होगा। आपने बुक देखा है, हाँ सर देखा है, बहुत अच्छी बात है, यदि आपने बुक देखा है तो दैट्स वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। जब बुक्स देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा उसका देखते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब कि ज्योमेट्री के थ्रू टू फाइंड द सॉल्यूशन, और है ना, टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन, लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है टू फाइंड सॉल्यूशन एंड टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग द ग्राफ, ओके। तो
लीनियर इक्वेशन है, जैसे हम एक इक्वेशन को लेके बात करें आप लोग से, एक सिंपल सा इक्वेशन एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ओके, एक सिंपल सा जो इक्वेशन मिल जाए हम लोगों को। चलो एक इक्वेशन लेते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है बच्चे, इक्वेशन है अपना, देखो आप लोग देखो, x प्लस 2y इक्वल टू 0। ओके, एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी ये माइनस 4 इक्वल टू 0 है। अब बोलोगे सर आपने तो बताया था किधर 0 को यहाँ कॉन्स्टेंट कैसे हो गया। कोई बात नहीं बच्चे, क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकता है, x प्लस 2y और ये माइनस 4y, 0 की इधर जाएगा तो क्या होगा, 0 प्लस 4, यानी क्या हो गया, ये आपको क्या बन गया, x प्लस 2y इक्वल टू 4। देखो आपका इक्वेशन 1 बन गया। सिमिलरली इस इक्वेशन को भी ट्रांसफर कर दे, कितना होगा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। आपका ये सेकेंड इक्वेशन, ये लीनियर और पेयर इक्वेशन हो गया, आपका दो इक्वेशन मिल गया ना। अजय हम स्टैंडर्ड की बात करते थे तो यहाँ पे क्या था आपका, a1x प्लस b1y, ठीक है, इक्वल टू c1, या इसको जो स्टैंडर्ड है इसको ऐसे लिखते हैं प्लस, ठीक है, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए मेन फॉर्म में ये होते हैं, हम लोग जीरो को उधर कांस्टेंट को जीरो को साइड ले जाते हैं, इसलिए हमने पहले स्टेप से लिखा हुआ है। तो ये आप लोग को याद रखना है, दिस इज द जनरल, ये होता है जनरल। और जब इसी को हम इस टाइप से लिखें, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2 प्लस b2y इक्वल टू c2, ये होता है स्टैंडर्ड, ये होता है जनरल फॉर्म। ओके, तो याद रहेगा जनरल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो हम ग्राफ के बारे में नंबर जब आगे आपको बताएंगे कि जनरल फॉर्म को कब यूज करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म को कब यूज करना है। दोनों सेम ही चीज है, बस जीरो का इधर का खेल है। ओके, अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो, यदि एक इक्वेशन है आपका x प्लस 2 है, और बहुत सारे मेथड्स है सॉल्यूशन फाइंड करने का, लेकिन अभी हम ग्राफ का मेथड पढ़ रहे हैं, तो उस मेथड पे बाद पे जाएंगे। जब हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है आपका, तो हम क्या करेंगे, आपको ये निर्णय करना है कि y को इधर रखना है, और 4, ये जब x को आप इधर लेके आए तो कितना होगा, 4 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट एक बॉक्स बनाते हैं। देखो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, ग्राफ के थ्रू बताएंगे आगे भी सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अभी हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, एक्स हो गया या वाई हो गया। तो क्या करना है, एट फर्स्ट टाइम जो सिंपल मेथड होता है फाइंड करने का, अब देखो यहाँ पे y है, यदि x की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑलरेडी y का वैल्यू होगा, तो यहाँ क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू, हम जीरो से पहले फाइंड करते देखते हैं, x की वैल्यू तो जीरो लेते हैं, वी एज्यूम। ओके, देन क्या होगा, y इक्वल टू 4 माइनस 0/2, सो कितना हो गया बच्चे, 4/2 इक्वल टू 2। जब भी आप ग्राफ रिप्रेजेंट करो तो ये मतलब सुनिश्चित कर लो कि जो वैल्यू एक्स वाई का हो वो इंटीजर्स में मोस्टली करो लाने के लिए। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन को अवॉइड करने की कोशिश करो। ठीक है, यदि नहीं आता तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन और डेसिमल तो आएगा ही, लेकिन हमारा जो मैक्सिमम ट्राई होगा कि इंटीजर्स में लेके आने के लिए। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं फिर, अब जो है एक और हमारे पास समस्या आ गया कि ये तो वाई का ले लिए, तो अब क्या, फिर यहाँ पर कोई नंबर सोचना पड़ेगा कि एक्स वैल्यू क्या लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी पुट कर देते हैं वाई की वैल्यू 0, यहाँ करेंगे लेट या पुट, जो भी करना है, पुट या एज्यूम वाई इक्वल टू 0। अगेन वाई का वैल्यू 0 ले लिए, तो वाई का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हमारा इक्वेशन ये है कि 0 इक्वल टू 4 माइनस x/2, ये 2 इधर क्या है, कितना हो जाएगा, देखो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो 4 इक्वल टू एक्स, यानी सिंपल है एक्स इक्वल टू 4, क्या आ गया आपका, एक्स वैल्यू आ गया 4। क्लियर। सिमिलरली जब इसका आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, आप लोग को पता होगा, ये वाई एक्सिस है। ओके, इधर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये क्या है ना, 1 2 3 4 जो भी है। इधर क्या होता है, -1 -2 -3, है ना, इस टाइप से। ये एक्स डैश, तो पता होगा ग्राफ के बारे में। नीचे क्या होता है, वाई डैश,
यहाँ क्या होता है -1 -2 -3 -4 स्टेप से ये होता है ऑरिजिन, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो। आप लोग क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या है जीरो, एक्स की वैल्यू जब जीरो होता है तो वाई की वैल्यू कितना होता है 2, यानी ये कहाँ चला गया है, यहाँ पे आ गया 0 0 2। क्लास 9th में आप लोग ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को याद करो, ऐसे एक बनाते थे ना ग्राफ हम लोग, यानी हमारा ये हो गया 0 2। अब एक्स का वैल्यू 4 है, जब एक्स वैल्यू 4 तो एक्स वैल्यू 0, तो वाई का वैल्यू क्या है 0 हो गया, लाइन पे ही रह गया। और एक्स वैल्यू कितना आ गया ये 4। अब क्या करेंगे, एक स्केल डालेंगे और यहाँ पे दोनों को मतलब यहाँ से मिलाएंगे सीधा, ठीक है ना, सीधा मिलाएंगे। मतलब है लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब ये सीधा होगा, कहीं घूमेगा फिर। जैसे आप पोलिनोमियल में देखा था, पोलिनोमियल कैसे देखा था, ऐसे भी ग्राफ था, है ना, ऐसे भी ग्राफ था ना, ऐसे भी ग्राफ था, घूमता था भी था। लेकिन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, जो ग्राफ होगा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन यानी सीधा रेखा में पास करेगा। ये तो आपका हो गया एक इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन भी आपका है यहाँ पे, है कि नहीं। तो इसका भी इसी तरीके से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। अब इसका भी जो ग्राफ, सपोज करो कि इसका ग्राफ इस टाइप से कहीं आता है, कट किया या किसी भी, तो जहाँ पे कट करेगा जिस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट आएगा उस वही इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसका क्या आ रहा है, फिर ग्राफ भी बनाएंगे हम लोग। ओके, तो क्या है 2x + 4y = 12। तो जो हमारा क्या था नेक्स्ट इक्वेशन, 2x क्या था, 2x क्या था, याद है आपको 2x क्या था, +4y = 12, राइट। तो क्या होगा, 4y था क्या, देखो यहाँ छूट गया 4y ना, ये 2x, तो क्या होगा 4y = 12 - 2x। फिर क्या करना है, यहाँ पे सिमिलरली तरह एक बॉक्स बनाएंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पे पुट करेंगे x = 0 व्हेन, और ये क्या होगा y = 12 - 2x/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो पुट नाउ x = 0, तो कितना होगा 12 - 2 × 0/4, कितना हो गया बच्चे, 12 - 0/4 कितना हो गया, 12/4 = कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे y हो गया आपका 3। सिमिलरली वन टाइम क्या करेंगे, अगेन वी पुट y = 0। इफ वी पुट y = 0 देन क्या होगा, देखो तो 0 = 12 - 2x/4, तो 12 - 2x = कितना हो गया 0, 2x हो गया 12, है ना, x कितना हो गया 12/2, कितना हो गया 6, तो x कितना मिला। तो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन का जो बॉक्स था वो क्या था, किस टाइप से पूछता, क्या याद होगा आप लोगों को, x y 0 0 2 4 ऐसे था क्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जो है, देखो सब पॉजिटिव है इसीलिए इधर ज़्यादा नहीं खींचते हैं, निगेटिव होता है तो इधर का वैल्यू लेते हैं। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ग्राफ कॉपी आप लोग के पास होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है तो और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लेना है, ठीक है। ये क्या होगा आपका 0 हो गया, ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये आपका कितना हो गया 1 2 3 4, है ना, 5 एंड 6 जो भी हो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 0 2 x 0 y 2, तो x 0 तो लाइन पे रह गया, y 2 इधर आ गया, फिर ये जैसे बताए थे 4 पे आ गया, इसको मिलाना है इस टाइप से, ठीक है। फिर ये आपका इसका ग्राफ, ये है आपका इक्वेशन 1 का, ओके। सेकंड क्या है 0 3 x क्या है 0, तो y कितना आ गया 3, तो ये आ गया यहाँ। और जब x 6 है तो y 0 है, तो x 6 कितना आ गया, ये आ गया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे 3 को 6 को यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाओ ना। देखो इस टाइप से ग्राफ बन गई, ये ग्राफ कहीं कट किया दूसरे को नहीं किया, यानी आई थिंक ये देखो पैरेलली कुछ ऐसे दिख रहा है, नहीं कट किया है। तो जब ग्राफ कट नहीं करता है, मतलब ये आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। यदि जहाँ पे कट करता है, सपोज करो ऐसे ग्राफ, ये ग्राफ था और ऐसे कुछ ऐसे आता, जिस पॉइंट पे कट करता है तो ये उसका पॉइंट जो होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, ओके। बताएंगे आगे कैसे। तो इसका मतलब है
ये तो ग्राफ बन गया। अब ये क्वेश्चन है कि सर ग्राफ तो हमने बना लिया, तो एज पर द ग्राफ हाउ टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा कि नहीं। तो 3 केस राइज होता है, ठीक है। कितने केस होते हैं बच्चे? 3 केस। यदि हम जनरल इक्वेशन का केस लिखें, एक पर लिखते हैं ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। देखो इस फॉर्मेट, जब भी ग्राफ के साथ रिप्रेजेंट करना हो तो इस फॉर्मेट में लिखना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, नहीं तो नहीं दिक्कत होगा। फिर क्या हो जाएगा? a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 a2 b1 सब क्या है? सब कॉन्स्टेंट है, एक्स वाई वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे 3 केस होता है कि या तो ग्राफ, 3 गैप केस पे क्या होता है, या तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे को इस टाइप से इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट मतलब कट करेगा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट करना। क्या चीज? इंटरसेक्ट करना। दूसरा कंडीशन क्या बनता है बताओ? दूसरा कंडीशन बनता है कि ग्राफ क्या होगा, जैसे ये है तो उसी लाइन पे सेम आ गया ग्राफ, दोनों का इक्वेशन, है ना, दोनों का आ गया, एक ही लाइन पर 2 इक्वेशन आ गया दोनों ग्राफ, तो बोलते हैं कोइंसाइड करना। क्या बोलते हैं? कोइंसाइड करना। तीसरा कंडीशन हमारे साथ क्या हो सकता है बच्चे, कि हो सकता है कि ये लाइन ऐसे गई और ये पैरेलली आ गया। पैरेलली मतलब समझते हैं, रेल का जो पटरी होता है, देखो ना, रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे ट्रैकिंग, ये पैरेलल का, पैरेलल। 3 केस आपके सामने जब आप सॉल्यूशन करोगे ज्योमेट्रिकल में, सॉल्यूशन मतलब यदि हम दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करके ग्राफ ड्रॉ करें तो हो सकता है ये तीनों में से कोई एक कंडीशन अपने पास आएगा। अपने को जब अपने को ये 3 कंडीशन आता है तो इसके बिहाफ पे हम बता सकता है कि जब इसे आएगा तो कितना सॉल्यूशन होगा, ऐसे ग्राफ बनेगा तो हाउ मेनी सॉल्यूशन, और ऐसे होगा तो हाउ मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो इन द केस ऑफ पैरेलल इंटरसेक्ट करता है, इफ द इंटरसेक्ट करेगा देन क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। कितना होगा? ओनली वन सॉल्यूशन होगा। कितना होगा? ओनली वन सॉल्यूशन, यानी एक्स का भी एक वैल्यू, वाई का भी एक वैल्यू। जब कोइंसाइड करता है इस केस में क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यानी बहुत सारा, क्योंकि सब पॉइंट पे कट ही कर रहा है ना। जब एक ही लाइन, देखो एक ही ये लाइन है आपका और इसी पे ये लाइन आ गया, तो सब पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब है कि इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहा है। जितने पॉइंट पे कट करेगा दैट इज द नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, यानी वो हर पॉइंट जो है एक्स वाई के वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है? और जब ये पैरेलल है, पैरेलल है ऐसे है, जब कट ही नहीं कर रहा है तो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा नहीं, तो इस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन, यानी इस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन। इस केस में एक्स और वाई का जो वैल्यू होता है हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, क्लियर? तो आप लोग ये तो समझ में आ गया कि ग्राफ जब 3 तरीके से आएगा आपके पास, इंटरसेक्शन, या तो इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे क्रॉस करेगा, है ना, क्रॉस करेगा, या क्या होगा? ऐसे टिक हो जाएगा, पैरेलल, है ना, एकदम पूरा चिपक जाएगा, यानी हर पॉइंट पे जो है उसको मिलेगा, है ना। तीसरा कंडीशन क्या होगा? कि ऐसे पैरेलल, जैसे रेलवे क्रॉसिंग देखा होगा आप लोग, रेलवे पटरी होता है ना, ऐसे पैरेलल होगा, एकदम बिल्कुल पैरेलल होगा कि नहीं। तो जब कट ही नहीं करेगा तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन, यानी एक्स वाई कभी मिला ही नहीं। जब एक्स वाई नहीं मिलेगा इस दैट केस नो सॉल्यूशन। ओके, समझ में आ गया होगा तीनों केस सब लोगों को। तो तीनों केस ये तो हमने देखा कि ग्राफ के थ्रू, तो यदि ग्राफ पंक्चर आपको इससे मिला तो आप बता सकता है। बट यदि ग्राफ जो है नहीं देखिए, बोले एक क्वेश्चन देगा, बोले एक बताओ इसमें से तीनों ग्राफ कौन सा ग्राफ बनेगा, क्या कंडीशन होगा, कितना सॉल्यूशन होगा, तो इसके लिए कंडीशंस क्या होता है? तो इसके लिए 3 कंडीशन हम लोग डिफाइन करते हैं। तो बोलता है कि इन द फर्स्ट केस, जो हमारा फर्स्ट केस है, बोलता है कि इफ a1 बाई, ठीक है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 a2 क्या है, b1 क्या है, तो पता है वो a1 a2 के कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 कोएफिशिएंट ऑफ y, है ना, यानी इसके पीछे जो वेरिएबल जो कांस्टेंट है। यदि इस टाइप से होता है, इस केस में क्या होगा? दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग होगा, लाइन लाइन इंटरसेक्ट करेगा। और इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? नंबर ऑफ
सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक मतलब 1 होगा, यानी एक्स का भी एक ही वैल्यू होगा, 1 वैल्यू होगा, ठीक है, और वाई का भी 1 वैल्यू होगा, एक ही कोई वैल्यू होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया फर्स्ट कंडीशन। तो हम लोग ये इसके जो जो एक्स के जो पीछे जो ये है कोफिशिएंट, अब आपको पोलिनोमियल से पढ़ाया था कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। जो आपने यदि आपने से पोलिनोमियल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहां से लोग देख लेना, ठीक है। कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। ओके, तो जब ये कंडीशन आएगा तो उस केस में एक ही सॉल्यूशन होगा, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग का। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि a1/a2 इक्वल b1/b2। देखो यहाँ पे एक्स और वाई का कोएफिशिएंट का रेशियो तो इक्वल हो रहा है, और साथ में जो कांस्टेंट टर्म है इसका रेशियो इक्वल हो रहा है। इस इन दैट केस क्या होता है, कोइंसाइड करेगा, क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, ठीक है। कोइंसाइड मतलब इनफाइनाइट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब होता है, ये एमसीक्यू में पूछता भी है, आप लोग पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इन दैट केस जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा, क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी ये वाला ग्राफ बनेगा। समझ में आ गया आप लोगों को, इसके साथ में ये ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ यदि दिया है तो ग्राफ देख के बता सकता है कि कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या जो है नो सॉल्यूशन होगा। If graph is not given that, then we have to check using these three formula, है ना, for the finding the number of solution and what will be in which types of the graphs will come. Okay, so for the types of graphs, the number of solution, ठीक है, we have to use this three formula. Okay, तो बहुत भी है, इसको आप लोग एकदम याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है यहाँ से एकदम याद रखना है, ठीक है। यहाँ से 2 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, गारंटी 100% आएगा, ठीक है, तो याद रखना है। ये तो हो गया आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बाद कुछ चीजें तो जैसे आपके हम एक्सरसाइज में भी चलेंगे। अब है कि जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो हो गया, लेकिन अब है कि भाई अलजेब्राइक मेथड, मतलब ये तो आपने बता दिया कि ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा या इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्या होने वाला है क्या नहीं। यदि ग्राफ नहीं दिया हुआ है देन हम जो 3 कंडीशंस बताएं, तीनों कंडीशंस को चेक करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट विल बी अबाउट द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी यूनिक, will be infinite main solution or will be no solution. So these are the 3 conditions you have to remember. तो तीनों कंडीशन को अच्छा से याद कर लेंगे। बट ये तो हो गया ग्राफिकली, यानी ज्योमेट्रिकली मीनिंग, ज्योमेट्रिकल है ना, टू यूज ज्योमेट्रिकल टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड टू फाइंड द कैटेगरी ऑफ ग्राफ्स, है ना, इसके लिए यू हैव टू यूज दिस 3 फॉर्मूला। बट नाउ ये तो काम चलेगा नहीं, अब हमें x एंड y का वैल्यू भी फाइंड करना है, राइट। तो x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है और वी हैव टू यूज द अलजेब्राइक मेथड। क्या यूज करना पड़ेगा, अलजेब्राइक मेथड। अब अलजेब्राइक मेथड क्या होता है, अलजेब्राइक मेथड मतलब, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, यूजिंग नंबर्स विथ ऑपरेशंस। व्हाट ऑपरेशंस मीन्स बताए थे, पॉलिनोमियल्स में कितने ऑपरेशंस है मैथमेटिकल, 4 प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दे आर 4 अलजेब्राइक ऑपरेशंस। ओके, तो इन तीनों ऑपरेशंस को यूज करके और कुछ मेथड्स है से हम सॉल्यूशन करेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, टू फाइंड द जीरोज ऑफ द इक्वेशंस। ओके, दिस है ना, मतलब फॉर यूजिंग द अलजेब्राइक मेथड। तो अलजेब्राइक मेथड थोड़ा सा हम लोग पे चलते हैं, क्या होता है, यहाँ से आपका जो है मेन पार्ट भी स्टार्ट होता है इसका, तो अच्छा से यहाँ देखना है।
जो अलजेब्राइक पार्ट है, ओके, जो आपका अलजेब्राइक मेथड से कौन कौन से मेथड्स हैं अलजेब्राइक, ठीक है। तो अलजेब्राइक मेथड्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड है, पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो दीज आर द मेथड्स, ओके। तो हम एक एक करके मेथड्स को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड है, ठीक है, हमारा मेथड क्या होगा, अलजेब्राइक मेथड्स में हम फर्स्ट मेथड को यूज कर रहे हैं और एकदम अब यहाँ से आपका मेन सिलेबस का भी स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ से करना है। जो हमारा फर्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाम में ही झलक दिखता है कि किसी एक के बदले दूसरे का वैल्यू को पुट करना, सब्स्टिट्यूट कर देना। यदि जैसे मैंने इक्वेशन बता दिया कि x प्लस वाई है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वल टू सब जीरो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक को वैल्यू को, जैसे x के वैल्यू को हटा के यहाँ पे पुट करेंगे, किसी एक को जो है, किसी मतलब y के बदले या तो x के बदले y को पुट करेंगे या y के बदले x को पुट करेंगे, यानी जो टू वेरिएबल्स में इक्वेशन है उसको वन वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे, ओके। वन वेरिएबल में यानी टू वेरिएबल्स को वन वेरिएबल से कन्वर्ट करेंगे, तो किसी एक वेरिएबल्स को यहाँ से दूसरे के अगेंस्ट में सब्स्टिट्यूट कराना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है एग्जांपल के थ्रू चलते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, कैसे यूज होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को, दिक्कत नहीं है ना, नहीं सर आपके रहते कैसे दिक्कत, क्यों नहीं होगा भाई, आप लोग इंटेलिजेंट है ना, नहीं सर कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है ना। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा एग्जांपल, तो यूज द फर्स्ट एग्जांपल टू टेक 7x minus 15 y is equal to 2, this is your the first equation, and second equation क्या होगा, x plus 2y is equal to 3, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ओके। तो ये दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन में क्या करना है, टू फाइंड, ठीक है, या सॉल्व, क्वेश्चन ऐसे आएगा, सॉल्व द इक्वेशन, है ना, सॉल्व द इक्वेशन या फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ओके, x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे बताएंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, तो कौन से मेथड को यूज करना है, ठीक है, और कब हम फ्री हैं टू यूज एनी मेथड, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारा जो फर्स्ट केस है, जैसे अभी ग्राफ जब पढ़ा रहे थे, ग्राफ में हमें क्या बताया था वो कि या तो y को x के टर्म लिख लेंगे और x को y के टर्म में। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है कि इजी वाले इक्वेशन कौन दिख रहा है, जिसमें जो जिसके कोएफिशिएंट कम हो, बड़ा बड़ा कोएफिशिएंट ना हो, छोटा छोटा कोएफिशिएंट हो। कोएफिशिएंट मतलब एक्स वाई का जो पीछे वैल्यू होता है, तो इसमें हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स के पीछे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 7 और वाई का 15 है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसके कंपेयर में यानी यहाँ पे ये कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं तो 1 है, नहीं कुछ है तो, और ये 2 है। तो हम क्या करेंगे, और एक्स के पीछे कोई कोएफिशिएंट भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वो 2x प्लस 2y इक्वल टू जो 3 है, इसके पीछे कोएफिशिएंट नहीं है तो इजली है, जिसके पीछे कोएफिशिएंट नहीं है तो हम इसको y के टर्म में लिखेंगे, तो 3 और ये यहाँ पे क्या आएगा, इसको ले आओ 2y, ये जो वैल्यू है ये इसको लिखते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। तो देखो अभी यहाँ पे इक्वेशन 1 है, अब इक्वेशन 2 से हम एक और इक्वेशन फाइंड किए हैं 3 को, तो जो x का वैल्यू 3 माइनस 2 है, y के टर्म में जो आया है, यदि हम इस x का वैल्यू यहाँ पर जो x है उस x को हम y के टर्म में लिखें, तो यहाँ पे क्या होगा, x कट जाएगा, यानी इक्वेशन टोटली किसमें y में आ जाएगा, राइट, टोटली y में आएगा, तो क्या हो, सब्स्टिट्यूट हो गया, x के बदले y को सब्स्टिट्यूट कर दिए, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो फ्रॉम 3, है ना, पुट x इक्वल टू क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 3 माइनस 2y, ठीक है, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या देखो 7x माइनस है क्या, माइनस
15y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हो गया आपका 7 और x का वैल्यू कितना है, देखो x वैल्यू कितना है 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गया, अब कितना हो गया आपका, अब मल्टीप्लाई 7 3 जा कितना होगा, ये 7 3 जा 21 और ये कितना हो गया 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। देखो 21 और ये कितना हो गया माइनस 14 माइनस 15 कितना हो गया माइनस 29y इक्वल टू 2 माइनस 29 y इक्वल टू 2 माइनस 21 इसको उधर ले जाओ, माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19y कितना हो गया माइनस 19 बाय माइनस 29। तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया y इक्वल टू 19 बाय 29। तो y की वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हमने क्या किया कि x को y से रिप्लेस कर दे, एक इक्वेशन से यूज करके वही सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। जब हमारे पास y के वैल्यू आ गया, आपके पास क्या आ गया, देखो y के वैल्यू क्या है, y के वैल्यू कितना आया है 19 बाय 29। बट नाउ वी हैव टू फाइंड आल्सो द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x वैल्यू कितना है यहाँ पे फ्रॉम 3, जो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या है आपका 3x इक्वल टू 3 माइनस 2y है, तो y का वैल्यू कितना है माइनस 19 बाय 29। इसको सॉल्व करो कितना होगा 3 माइनस 19 दूनी 38 बाई 29, एलसीएम ले लो, जो भी एलसीएम आएगा कितना आएगा एलसीएम, आप सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, वैल्यू कितना आएगा 49 बाई 29। तो आपका सॉल्यूशन कितना हो गया, अल्टीमेटम हम बोले यहाँ पे व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना हो गया x इक्वल टू 49 बाई 29 एंड y इक्वल टू कितना हो गया 19 बाई 29। ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होगा, समझ में आ गया होगा कि किसी एक इक्वेशन से, है ना, यूजिंग द एनी वन इक्वेशन, है ना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और अदर वाई, या तो एक्स को या तो वाई को सेपरेट करेंगे एंड द सेपरेटेड वैल्यू पुट द इन अनदर इक्वेशन, और उस दूसरे जो एक्स और वाई का जो वैल्यू मिलेगा इन द टर्म ऑफ द, इफ वी फाइंड जस्ट लाइक इन दिस इक्वेशन, इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, इन टर्म ऑफ वाई, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द अनदर इक्वेशन इनमें, है ना। तो क्या होगा, एक इक्वेशन को टोटली वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, समझ में आ गया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है टू कन्वर्ट एनी वन ऑफ द इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, यूजिंग द अनदर इक्वेशंस। ओके, दूसरे इक्वेशन को यूज करके वन वेरिएबल में एक इक्वेशन को कन्वर्ट करना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड का मेन मुद्दा होता है। ओके, तो आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नहीं है सर, तो नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ें। देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, और आई थिंक दिस मेथड इज वेरी वेरी वेरी, और ये मेथड, अब कोई मेथड आप भूल भी जाओ तो भूल जाओ, लेकिन ये मेथड सेकेंड मेथड जो हमारा है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इसको कभी जिंदगी में भी नहीं भूल। ये हमारा एलिमिनेशन समझ में आ गया आप लोगों को, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस पे ही सॉल्व किया जाता है मैक्सिमम, बताएंगे आगे क्यों और कैसे। तो ये जो आपका एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये जो एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से उसको ध्यान से पढ़ेंगे और भूलेंगे नहीं कभी, ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, बहुत ही वीवीआई एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब ही होता है रिमूव, एलिमिनेट करना, यानी किसी एक वेरिएबल्स को दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करना। पहले हमने देखा कि एक इक्वेशन से वेरिएबल्स को दूसरे लेके दूसरे इक्वेशन में पुट करके सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि दोनों इक्वेशन से वन टाइम, एक ही टाइम में एक वेरिएबल को हटा देना है।
एक ही वेरिएबल बचेगा दोनों इक्वेशन से। इससे पहले देखा कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को हटाना है, यहाँ पे अब है कि दोनों इक्वेशन से दो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर पढ़ रहे हैं, तो हर इक्वेशन में दो इक्वेशन आएगा, जितने भी क्वेश्चन बनाओगे दो पेयर मतलब दो इक्वेशन आएगा, यानी पेयर में आएगा। तो अब इसको भी देखते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल ही बेस होगा, थ्योरी तो पूछता भी कभी नहीं है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग करते हैं, आई थिंक हम लोग के लिए इजी रहेगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जिसका एग्जाम्पल है 9x-4y = 2000, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 7x-3y = 2, ठीक है। इसलिए हम कोई बात नहीं, यदि सेम हो गया तो क्या कर सकते हैं, है ना, तो नसीब का खेल है, सेम हो गया तो, है ना। तो देयर इज अ वन इक्वेशन एंड देयर इज अ सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट मीन्स मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन से वन टाइम में किसी या तो x को रिमूव करो या y को हटा दो, इलिमिनेट कर दो। तो इलिमिनेट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि यदि x को एलिमिनेट करेंगे तो दोनों का कोफिशिएंट सेम होना पड़ेगा, यदि y को एलिमिनेट करेंगे तो y का कोफिशिएंट दोनों का सेम होना पड़ेगा। तो ठीक है, तो एलिमिनेट में ये बहुत बड़ा चीज़ है कि याद रखना पड़ता है, जब जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करोगे, पहले सबसे पहले चेक करना है कि क्या द कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल इज इक्वल इन बोथ इक्वेशन। जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में जो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 9, और इसमें 7 है, क्या 9 7 इक्वल है, 9 = 7, नो। तो ये एलिमिनेट तो नहीं हुआ, यदि चलो ये एलिमिनेट नहीं हुआ तो हम देखते हैं y, क्योंकि यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है, -4, और यहाँ पे कितना है, -3। क्या -4 = -3 होता है, नहीं। इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एलिमिनेट नहीं होता है। सर क्या करें, कुछ नहीं, एलिमिनेट करने के लिए हमको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए आपको किसको एलिमिनेट करना बताओ, x को या y को। y का कोफिशिएंट थोड़ा छोटा है तो y को कर दे क्या एलिमिनेट, कर दीजिए सर, चलो करें। तो जब आपका कोफिशिएंट सेम ना हो तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, इसके कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो इक्वेशन 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, y के कोफिशिएंट से 3 से, ओके। और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के इक्वेशन 4 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई 3 से किया तो ये पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, तो 9 3 जा, देखो 9 × 3 कितना होगा, 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा कितना होगा, 4 3 जा 12y, और ये कितना हो गया, 2000 × 3 कितना हो गया, 6000। कोई दिक्कत। सिमिलरली 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू कितना होगा, 4 2 जा 8000। अब हाउ टू इलिमिनेट, इक्वल तो होगा लेकिन इलिमिनेट कैसे करेंगे, तो इलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन एलिमिनेट करने के लिए आपको कुछ सिंबल को याद रखना है। इक्वल टू में क्या होता है, प्लस प्लस जो होता है माइनस, ठीक है, ये सिंबल माइनस हो जाएगा। फिर प्लस माइनस क्या होता है, ठीक है, फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, फिर क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। ये 4 सिंबल एडिशन के लिए आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ये है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के अलग होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है ना, ये हो गया माइनस, ये क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, फिर ये क्या हो गया, देखो प्लस प्लस माइनस। अब ये माइनस प्लस का क्या खेल है, माइनस प्लस का मतलब होता है ये जो नीचे सिंबल लिखते हैं ये इसका सिंबल हो गया, अब ये प्लस में जो था वो माइनस बन गया, ये कितना है 27, और ये माइनस हो गया तो -28, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया -1, ये कितना होगा आपका -x, ठीक है। अब देखिए कितना है, ये -12, और ये माइनस जो था ये प्लस बन गया, ये +12, तो -12 + 12 कितना हो गया 0, तो ये कट गया, अब कुछ नहीं बचा, ये हो गया 0, ये 0 हो गया ना, तो 0 मतलब इसलिए नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं ये कट गया।
अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या, देखो 6000, ये कितना आपका 6000 और ये प्लस में है, लेकिन ये साइन के चलते क्या हो गया, ये हो गया माइनस, -8000। ये कितना हो गया -6000 माइनस कितना हो गया -2000, क्योंकि छोटा से बड़ा घटता है, ये 6000 है और 6000 से -8000 घटा दिया तो कितना होगा, माइनस में पहुंच गया, तो ये -2000। तो एक्स से क्या, माइनस एक्स कितना हो गया -2000, तो यह माइनस माइनस कट गया, कितना बच गया एक्स इक्वल टू। तो देखो इलिमिनेट किए वन टाइम, एक ही टाइम में दोनों इक्वेशन से एक वेरिएबल को इलिमिनेट किया, वाई को इलिमिनेट किया, तो कितना बच गया आपको, तो सिर्फ एक्स में रह गया, एक्स वैल्यू आ गया 2000। अब क्या करेंगे, हमको तो वाई का भी वैल्यू पुट करना है कि नहीं करना है, आंसर करना है। क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 2000 इन किस इक्वेशन में, या तो 1 या 2 किसी में डाल दो, तो जो आपको इजी लगे। यदि आपको 1 इजी लगता है तो 1 में डाल दो, 2 इजी लगता है तो 2 में डाल दो। चलो 2 में डाल के देखते हैं, इन इन किस में, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में डालेंगे तो इक्वेशन 2 क्या आपका 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000 है, राइट। ठीक है, तो एक्स वैल्यू कितना है 2000, तो 7 इंटू 2000 माइनस 3y इक्वल टू 2000, ये कितना होगा 7 टू 14,000 ना, ये हो गया 14,000 माइनस 3y इक्वल टू 2000। ठीक है, ये कितना होगा देखो, -3y इक्वल टू कितना हो गया 2000 माइनस 14,000, तो कितना बच गया -12,000, है ना। माइनस माइनस कट गया, तो माइनस माइनस जब यहाँ पे कट गया तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, जगह नहीं बच रहा है, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो 3y इक्वल टू कितना हो गया 12,000, तो y कितना हो गया 12,000 बाई 3, कितना हो गया 4,000, तो हो गया आपका 4,000। तो सॉल्यूशन कितना हो गया आपका, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितना हो गया, सो सॉल्यूशन इक्वल टू, यानी x इक्वल टू 2000 एंड y इक्वल टू 4,000, ये हो गया आपका आंसर। तो समझ में आ गया कि इलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करें या नहीं करें, बताओ, बोलोगे तो करेंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं करेंगे आगे फिर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट जो मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, इसके बाद और भी एक मेथड है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं अभी, ठीक है, तो दिक्कत फिर इस क्लास को हम लोग जो है आज यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ के देख छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग दूसरे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बहुत विविया पार्ट है, क्योंकि जब बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और उसमें लिखा जाता है कि टू फाइंड सॉल्यूशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कब अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, ये बहुत ज़रूरी जानना भी है। किस कंडीशन में होता है, हर कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा टफ भी होता है, लेकिन उतना भी टफ नहीं होता है। तो देखते हैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है क्या है, एक एग्जाम्पल भी देखते हैं, ताकि आप लोग को ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है, दो मेथड हमने पढ़ लिया, थर्ड मेथड हम लोग देखते हैं। जो हमारा थर्ड मेथड है वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है बच्चों, गर्मी है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, कोई दिक्कत, नो सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए यदि आपका इक्वेशन किसी भी फॉर्मेट में दिया हो लीनियर, तो उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी ये जो कोफिशिएंट है थर्ड टर्म जो c1 c2 जाए, इधर नहीं रहेगा, इधर ला के अपने को राइट साइड को 0 में कन्वर्ट करना है, 0 बनाना है। यदि इधर कुछ नंबर भी है तो उधर ले जाके राइट साइड को 0 करना है। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 2x प्लस 3y इक्वल टू 5y, तो जो कांस्टेंट टर्म है आपका ये तो वेरिएबल के साथ है, तो उसको क्या करेंगे 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया
जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में हम लोग को पहले तो कन्वर्ट करेंगे, देन वी हैव टू यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है, ये जो अभी आपको हम बताया था कि कुछ इस टाइप से A1/A2 इक्वल टू B1/B2 करके कुछ बताया था, याद होगा अभी जस्ट क्लास शुरू होने से पहले। तो इसका कंसेप्ट को यूज करके हम लोग करते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है, थोड़ा सा एक चीज़ ये भी बताते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, एक्स वाई जो होता है मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है बोलता है कि एक्स अपॉन, ठीक है, बी वन माइनस बी2, बी वन C2 माइनस B2C1, ठीक है, कोई दिक्कत, इक्वल्स टू वाई बाई, ठीक है, C1A2 माइनस C2A1 इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है, A1B2 माइनस A2B1। अब ये कैसे आया, देखो हम एक यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं, फिर लिखेंगे B1B2, ओके क्लियर, C1B2 A1A2 B1 again B2, ठीक है। We write here above the x, here the y and the 1. 1 means the constant term को जो रिप्रेजेंट कर, देखो यहाँ पे यदि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, समझ में आ रहा है, फिर यदि इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो तो B1C2 माइनस B2C1 फिर देखो C1A2 C2A1 फिर क्या है A1B2 A2B1 यानी क्रॉस टाइप से है ना, ये क्रॉस है ना, तो ये क्रॉस के चलते इसका नाम पड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। और दिस रीजन दिस मेथड इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब यूज करेंगे तो इसमें आपको इंश्योर करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यूज ये तो हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब यूज होगा, कब यूज नहीं होगा, तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एट फर्स्ट, ठीक है ना, एट फर्स्ट जो है ना, यू हैव टू चेक, क्या चेक करना पड़ेगा, चेक दैट, को चेक करना पड़ेगा कि A1B2 माइनस A2B1 नॉट इक्वल टू 0। यदि ये वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा, समझ में आ गया, यानी इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। सबको A1A2 माइनस B1B2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, आपको चेक करना है। यदि 0 हो गया, नॉट 0 इक्वल 0 है तो ठीक है, सोल्यूशन तो होगा, तब फाइंड कर सकते हैं। यदि A1B2 माइनस A2B1 का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस केस में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको चेक करना है कि ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, देन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो 0 हो गया का मतलब है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे प्रोसीड नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन है कि सर हाउ टू सॉल्व द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले जो कोफिशिएंट है A1A2 B1 B2 C1 C2 को आपको पहले इस फॉर्मेट में लिख के सबको A1 है ना, B1 C1 A2 B2 C2 को वैल्यू को फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 C2, है ना। और इस टाइप से आपको अरेंज करना है। जब अरेंज होगा तो ये है आपका, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, इक्वेशन 2 एंड दिस इज योर। तो वन टाइम द फर्स्ट क्या करेंगे, स्टेप 1 में हमारा, स्टेप 1 में टू यूज 1 इक्वल टू 2 करेंगे, ओके। एंड सेकेंड स्टेप 2 क्या होगा हमारा, स्टेप 2 में हम जो है सेकेंड इक्वल टू थर्ड को यूज करके बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे थर्ड है, फर्स्ट, पहले फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, फिर सेकेंड को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका जो कंपेरिजन का जो मामला है, ओके, तो ये आपका कंपेरिजन का जो मामला है, देखो क्या था यहाँ पे, एक्स बाई
y बाई n 1/n, दोनों क्या है, तीनों अपने आपस में इक्वल है। यहाँ पे क्या था, b1 है ना, c2 माइनस b2 c1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, c1 a2 माइनस c2 a1, तो यहाँ पे क्या था, a1 b2 माइनस a2 b1। तो करना क्या है, सबसे पहले हम, जैसे ये आपका 1 है, दिस इज योर सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड, तो यूजिंग क्या करेंगे, पहले तो बताया था कि इसको चेक करना, ये जो वैल्यू है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 हो गया तो उसका मतलब आगे प्रोसीड नहीं होगा, पहले ये चेक करना है कि 0 है कि नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड करेंगे, निकालेंगे x, क्या है, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो x वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से b1 c2 माइनस b2 c1, यानी ये वैल्यू इधर चला जाएगा, क्रॉस हो गए, और ये ऊपर में a1 b2 माइनस a2 b1, यानी यहाँ से आपका एक वेरिएबल का तो सॉल्यूशन आंसर निकल गया, है ना। अब क्या निकालना है, y का, y क्या करेंगे, y के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड यूज करें तो क्या होगा, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो दिस इज y इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका जाएगा ऊपर यहाँ पे, तो c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b, ये यहाँ से निकल गया आपका इज योर वैल्यू ऑफ, क्लियर। दोनों सोल्यूशन आपका आ गया एक्स एंड वाई का। तो इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन कौन कौन सॉल्व करके आ पाता है, ठीक है। कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कमेंट्स में यदि आप लोग जो सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू को लिख देना है, ताकि हम चेक कर लेंगे, फिर